नाज़रीन आदाब, इलेक्शन वॉच के साथ मैं हूं हिना जुबैर। जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार आम इंतखाबात है। 5 बरस में एक बार होने वाले इस त्यौहार का इंतजार वोटर्स को बेचैनी से होता है। जमहूरियत के जश्न की आमद है। इंतखाबात की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। सियासी जमातें चुनावी मोड में नजर आने लगी हैं। लीडरों के जलसे हों, जुलूस हों या फिर रैलियां, तमाम चीजों को देखते हुए इलेक्शन का माहौल तैयार नजर आ रहा है। सियासी जमातें वोटर्स को राम करने के लिए वादे कर रही हैं, दावे कर रही हैं और वोटर भी इनको सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि इनकी बोलियों को तोल रहे हैं। हर बात का यहां जायजा लिया जा रहा है या फिर यूं कहें कि सियासी पार्टियों का तर्ज अमल स्कैनर पर है। मुल्क भर में इलेक्शन का मंजरनामा कैसा बन रहा है, इनके अवामिल क्या हैं और इनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, साथ ही साथ जो सियासी पार्टियां हैं उनके अपने अंदरूनी क्या हालात हैं, बाहर के क्या अवामिल हैं और उनकी इलेक्शन की मजबूरियां। जी हां, इलेक्शन की मजबूरियां भी बहुत दिलचस्प होती हैं। ये इलेक्शनी मजबूरियां क्या हैं, अवाम की क्या तवक्कात है, इलेक्शन वॉच में आज हम इसी सब पर नजर डालेंगे। इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी सियासी जमातें वोटर्स को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। गुजरात की अगर बात करें तो यहां बीजेपी का दावा है कि पार्टी से बड़ी तादाद में मुस्लिम जुड़ रहे हैं। मुस्लिम कारकुनों की तादाद में दिन ब दिन यहां इजाफा हो रहा है। कुछ ऐसा ही दावा कांग्रेस भी करती दिखाई दे रही है। लेकिन गुजरात से बीजेपी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को लोकसभा के इंतखाबी मैदान में उतारना नहीं चाहती और कांग्रेस मुस्लिम उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में उतारती तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी मिल नहीं पाती। और शायद यही वजह है कि 1984 के बाद से गुजरात से कोई मुस्लिम एमपी पार्लियामेंट तक पहुंच ही नहीं पाया है। 15% पटेल बिरादरी असेंबली और पार्लियामेंट में अपना दबदबा जरूर रखती है, पार्लियामेंट में अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी भी करती है, लेकिन 10% मुस्लिम आबादी का अपना कोई सियासी वजूद यहां नजर ही नहीं आता। पेश है अहमदाबाद से हमारे साथी आरिफ आलम की ये खास रिपोर्ट। जहां एक तरफ गुजरात में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से सियासी हिस्सेदारी का मुतालबा किया जाता रहा है, वहीं इस मामले को लेकर सियासी पार्टियां कहती हैं कि हम किसी उम्मीदवार का मजहब देखकर नहीं बल्कि जीत हार को सामने रखकर टिकट देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब गुजरात में 15 से 17% पटेल बिरादरी के लोगों की आबादी है और वह असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक बेहतरीन पकड़ बनाए हुए हैं, तो फिर 10% आबादी वाली मुस्लिम बिरादरी के साथ सियासी एतबार से इम्तियाजी सलूक क्यों इख्तियार किया जा रहा है। एक नजर डालते हैं गुजरात में सियासी हिस्सेदारी की। गुजरात में मुसलसल मुसलमानों का सियासी कद गिरता जा रहा है। 1984 के बाद से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा के लिए मुंतखब नहीं हुआ। कांग्रेस टिकट तो देती है लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं मिल पाती कामयाबी। बीजेपी गुजरात में मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं देती टिकट। गुजरात में 15 से 17% पटेल बिरादरी की आबादी है। पटेल बिरादरी की सियासत पर यहाँ मजबूत पकड़ है। गुजरात में मुसलमानों के सियासी कद को कम करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। जिन 2 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला करते हैं उसको रिजर्व कर दिया गया है। इस मामले पर अहमदाबाद के लोगों के मुख्तलिफ राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसके लिए सियासी पार्टियों को जिम्मेदार बता रहे हैं तो कुछ लोग इसके लिए गुजरात के फिरकावाराना ज़हनियत को जिम्मेदार बता रहे हैं। माहौल बहुत खराब हो गया, बहुत बिगड़ गया माहौल। और हम जानते हैं कि 1985 में फसाद हुए, 1992 में फसाद हुए, 2002 में फसाद हुए, बहुत जहरीली फिजा हो गई थी और फिर मुसलमानों का चुनना बड़ा मुश्किल हो गया। हालात तो बना दिए गए, इसमें कोई शक नहीं है और कुछ हद तक सियासी पार्टियां भी इसकी जिम्मेदार है। माहौल इतना गंदा हो गया, इतना खराब हो गया कि लोग मुसलमान को वोट देने से कतराते हैं। हालांकि दोनों पार्टियां ये चाहती है, भाजपा भी ये चाहती है कि मुसलमान को किसी न किसी का भेज दे, मगर उनकी नीयत सही नहीं है। मैंने बताया आपको, उनकी नीयत सही होती तो किसी एक जगह राज्यसभा में भेज देते, मुसलमानों की नुमाइंदगी तो हो जाती। गुजरात के अंदर हिंदुओं में मुस्लिम विरोधी चेतना उनके ब्लड में आ चुकी है, नस नस में है। मुसलमानों से जो नफरत उनको है
उसी की वजह है कि 25% आबादी वाले भरूच में भी 8 मुस्लिम वहाँ पर कंटेस्ट करते हैं और उसमें सिर्फ एक ही आदमी अहमद पटेल 3 बार जीत पाते हैं। ये जहन बदलने की ज़रूरत है। मुसलमानों ने अपना जो समझौता जिनसे किया, दलितों से और अति पिछड़े ओबीसी से, और उन्होंने अपर कास्ट के जो सेक्युलर हिंदूज थे उनके साथ अपना नाता तोड़ दिया। तो कई ऐसे मुस्लिम जो हैं स्कॉलर्स वो ये बोलते हैं कि अगर आपको दोयम आदमी बनना है तो दलितों का और पिछड़े ओबीसी का बनने से अच्छा है कि जो लोग लड़ने वाले सेक्युलर अपर कास्ट के लोग हैं उनके साथ भी राफ्ता रखा जाए। 1 मई 1961 में महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था। पहली बार 1962 में गुजरात में लोकसभा इलेक्शन हुए। इस इलेक्शन में गुजरात के बनासकांठा जिले से रजिया चावड़ा ने कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद इसी सीट से अकबर चावड़ा को कामयाबी मिली। इसके बाद बड़ौच लोकसभा सीट से 1977 में अहमद पटेल ने पहली बार कामयाबी हासिल की और फिर मुसलसल 1984 और 1989 लोकसभा इंतखाबात भी जीते। लेकिन उसके बाद इंतखाबात में मिली हार के बाद अहमद पटेल को राज्यसभा भेज दिया गया। गुजरात में मुसलमानों के सियासी कद के मामले को लेकर अहमदाबाद के सीनियर सहाफी हबीब शेख का कहना है कि गुजरात के मुस्लिम बीजेपी से तवक्को नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस से जरूर कर रहे हैं। मारिन का कहना है कि गुजरात के भड़ोच में मुसलमानों की इतनी आबादी है कि आसानी से वहां से मुस्लिम उम्मीदवार जीत हासिल कर सकता है। जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, गुजरात में सबसे पहले अकबर भाई चावड़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। गुजरात से पार्लियामेंट में जाने वाले वो पहले मुसलमान थे। उनके बाद में उनकी अहलिया भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। ख्याल है वो 62 की बात है, 62। उस जमाने में कांग्रेस भी बड़ी मजबूत थी, उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं थी यहाँ पे। तो अकबर भाई चावड़ा के बाद 1977 में अहमद पटेल पार्लियामेंट गए। उसके बाद 1980 में भी अहमद पटेल पार्लियामेंट गए। तीसरे इलेक्शन में वो चंदू देशमुख के सामने हार गए थे। लेकिन उस दौरान हमारे एहसान जाफरी वो अहमदाबाद से चुन के गए थे। वो एक बहुत बड़ी तारीखी बात हो गई। अहमदाबाद से एहसान जाफरी का जाना, और वो इलाका जो किसी दिन कांग्रेस को वोट नहीं देता था, खाड़िया से लोगों ने उनको वोट दिए थे, जो भाजपा का गढ़ माना जाता था। इसके लिए तो सवाल राइट पर्सन जो पूछना है वो कांग्रेस को पूछना है। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन गुजरात के अंदर आज 25 साल के बाद, बीच में 25 साल में एक भी एमपी मुस्लिम नहीं है, और तादाद यहाँ पर 10% से ज़्यादा है। कम से कम यहाँ से अगर हमारा 10% की आबादी है तो 2 से 3 कैंडिडेट हमारे एमपी के यहाँ होने चाहिए। भरूच के अंदर मुस्लिमों की तादाद 24% है वोटर की, 24 से 25%। वहाँ से तो मुस्लिम जीतना ही चाहिए। सन 1977 में जब इमरजेंसी के बाद भी कांग्रेस का गुजरात में बोलबाला रहा। इसी साल अहमदाबाद की सीट से 2002 गुजरात फिरकावाराना फसादात में शहीद होने वाले एहसान जाफरी की जीत हुई थी। लेकिन अहमदाबाद की बढ़ती आबादी को लेकर इस लोकसभा सीट को 2 सीटों में बांट दिया गया, अहमदाबाद मगरिब और अहमदाबाद मशरिक। मगरबी अहमदाबाद लोकसभा सीट पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी होने के बाद भी यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं उतर सकता, क्योंकि इस सीट को रिजर्व कर दिया गया है। कांग्रेस जो है सेक्युलर पार्टी है, उसकी वजह से वो देती है, लेकिन उसको भी पीछे हटना पड़ता है ताकि वो जीतते नहीं है उसके कैंडिडेट। जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ भी जीतने में तकलीफ होती है, लेकिन उनको बार बार ऐसा करना चाहिए। और उसके पहले थोड़ा ग्राउंड लेवल पर सिर्फ इलेक्शन आया और आप काम शुरू करो, वो तो गलत है। ये गुजरात के मुसलमानों की बदकिस्मती है कि जिस लोकसभा सीट पर मुसलमान उम्मीदवार के हार जीत का फैसला करते हैं, उन सीटों को रिजर्व कर दिया गया, जिसकी वजह से मुस्लिम नुमाइंदगी गुजरात में ना के बराबर है। और यही वजह है कि पार्लियामेंट में गुजरात के मुसलमानों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं। का इलाका है, वो भी 14% है, हम भी 14% है। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और मजबूत है। भले वो लोग जो है जीते हो या नहीं जीते हो, लेकिन पार्टी बनाने के बाद उनके मुतालबात तो पूरे हो रहे हैं। लेकिन ये पार्टी की जिम्मेदारी है, जो भी पार्टी की मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर जो लोग समाज के मसाइल को समझती है, उन लोगों से मशवरा किया जाए। फिर अगर कोई इख्तिलाफ होता है और फिर अगर कोई मसला होता है तो वही लोग उस मसले को हल भी करेंगे। अगर आप मशवरे से करते हैं तो फिर अगर इख्तिलाफ होता तो इन्हीं की जिम्मेदारी थी इस मसले को हल करें। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसके अंदर ये मुस्लिम समाज को उसको जिम्मेदार ठहराना जो है ये गलत बात है, नाइंसाफी। गुजरात से एक भी मुस्लिम एमपी न होने के मामले को लेकर कांग्रेस जहां बीजेपी पर गुजरात में नफरत फैलाने का इल्जाम लगा रही है, वहीं कांग्रेस तर्जुमान बदरुद्दीन शेख का कहना है कि हम मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं और इसको कामयाब बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन
बीजेपी ये भी नहीं करती। वहीं बीजेपी अक़लियती सेल के चेयरमैन सूफी महबूब अली चिश्ती का कहना है कि मजहब को देखकर टिकट नहीं देते। कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है, जब भी भेजा तो कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम को भेजा है। अहमद पटेल जी 2 मरतबा बनकर गए, MP अकबर चावड़ा गए, इधर से अहमदाबाद से एहसान जाफरी भी गए। दूसरा एक इरशाद मिर्जा जी को भी 96 में टिकट दिया गया था, मकसूद मिर्जा को टिकट दिया गया। यानी पूरी कोशिश रहती कांग्रेस पार्टी का कोई न कोई नुमाइंदा गुजरात से जाए और अपनी वहाँ पर प्रतिनिधित्व करे। एक वक्त ऐसा होता था कि गुजरात में कांग्रेस सरकार में 18 मुस्लिम MLA होते थे। आज कांग्रेस में भी कितने हैं? कम है। क्यों कम है? क्या कांग्रेस ने विचारधारा बदल डाली? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको सर्वाइव वो कैसे होगी कि उससे कैंडिडेट जीत के आएंगे। विनिंग कैंडिडेट को टिकट मिलता है। 350 मुसलमानों को स्थानिक स्वराज्य के इलेक्शन में बीजेपी ने टिकट दिया, उसमें से 100 से ज्यादा को चेयरमैन बनाया, भेदभाव नहीं किया। एक भी मुसलमान जीत के आया था वहां प्रेसिडेंट बनता था, बनाया। जैसे हमारे अहमदाबाद की बात करता हूं, विरमगाम में एक मुस्लिम महिला जीत के आई, उसको पूरे नगर पालिका की प्रेसिडेंट बनाई बीजेपी ने, कांग्रेस ने कभी नहीं बनाई। तो ये बात भेदभाव नहीं है, लीडरशिप मुस्लिम खड़ी हो रही है, बना रहे हैं। जहां भी मतलब लगता है कि भाई ये करना चाहिए वो होगा, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी और भेदभाव नहीं होगा। गुजरात में भले ही कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में मुस्लिम कारकुनों की तादाद में दिन ब दिन इजाफे का दावा करती हो, लेकिन गुजरात के मुसलमानों का सियासी कद क्या है, इसे देखने के बाद अफसोस के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। अहमदाबाद से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आरिफ आलम की रिपोर्ट। लोकसभा इंतखाबात की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ऐसे में उत्तराखंड का मुस्लिम वोटर किस पार्टी के साथ है, ये बेहद दिलचस्प सवाल है। क्या उत्तराखंड का मुस्लिम वोटर कमल खिलाने में अहम किरदार अदा करेगा या फिर कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेगा? इसी सब पर मबनी है हमारी ये खास रिपोर्ट। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अपने दौर इक़्तिदार के आखिरी साल में भी तलाक सलासा पर फैसले लेकर अक़लियतों के बीच फ्रंट फ्रूट की ख़ैमेबंदी शुरू की थी। उसके बाद लगने लगा कि एक मरतबा फिर अक़लियतों का एक बड़ा हिस्सा 2014 की तरह कमल खिलाने में बड़ा किरदार अदा करेगा। लेकिन जिस तरह वोटिंग की तारीखों को मुस्लिम तंजीमों ने रमजान से जोड़कर बयानबाजियां शुरू की थी, उससे इतना तो तय है कि मुस्लिम तंजीमें मुस्लिम वोट को आसानी से बीजेपी के पाले में जाने नहीं देंगी। उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी का तनासुब। हरिद्वार मुस्लिम आबादी 6,48,000। उधम सिंह नगर मुस्लिम आबादी 3,72,000। देहरादून मुस्लिम आबादी 2,20,000। नैनीताल मुस्लिम आबादी 1,20,000। इन इश्यूज से, और मुझे नहीं लगता कि ये कम्युनिटी के लिए पॉलिटिकल इशू बनेगा, इलेक्शन इशू खास तौर पे कम्युनिटी के लिए बनेगा कोई, या बीजेपी इससे फायदा उठा लेगी, मुस्लिम कम्युनिटी उनके साथ चली जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाली इस पहाड़ी रियासत में तकरीबन 14% मुस्लिम आबादी है, जिसका 20 से ज्यादा असेंबली हलकों में सीधा असर रहता है। 5 लोकसभा में 2 से 3 सीटों पर भी मुस्लिम वोटरों का असर है, लेकिन इसके बावजूद किसी पार्टी ने आज तक यहां मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारा। लेकिन इस वोट बैंक पर नजर सबकी रहती है। और कांग्रेस का उम्मीदवार तय करने का, चयन करने का एक तरीका है। हम लोगों ने जिलाध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्षों से नाम मंगवाए हैं, उन नामों की स्क्रूटनी हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसमें सब नाम उन पर चर्चा हुई है, और उन नामों के चर्चा होने के बाद एक पैनल बनके तैयार हुआ है। उस पैनल में कौन सी जाति का, कौन से धर्म का व्यक्ति आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो क्राइटेरिया जिताऊ कैंडिडेट के लिए, टिकाऊ कैंडिडेट के लिए पार्टी ने तय किया है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी जाति का, किसी धर्म का जो भी व्यक्ति उपयुक्त होगा उसको टिकट देंगे। कांग्रेस पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, हम धर्म के नाम पे धर्म आधारित राजनीति नहीं करना चाह रहे। और उसके लिए जब प्रधानमंत्री आवास योजना आती है तो हम ये नहीं देखते कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। हम देखते हैं ये अंतिम छोर में खड़ा हुआ वो व्यक्ति है जिसे आज तक उसकी छत नहीं मिली। उत्तराखंड में मुस्लिम लीडरशिप हमेशा ही हाशिए पर रही है। असेंबली और लोकसभा में दबदबा बीजेपी और कांग्रेस का ही रहा है, लेकिन रियासत का ये 14% का वोट बैंक किसके लिए कितना जिताऊ और टिकाऊ किरदार अदा कर सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। यूपी में सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता जा रहा है। दूसरी सियासी जमातों के बाद बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने और अडवाणी का टिकट कटने के बाद ये मंजरनामा भी किसी हद तक साफ हो गया कि बरसर इख्तिदार जमात इस बार भी नरेंद्र मोदी के चेहरे और शख्सियत के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। कांग्रेस और दूसरी जमातों ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। इस सियासी जंग में अक़लियतें और बिलखुसूस सबसे बड़ी अक़लियत के सियासी शऊर का एक बार फिर से कड़ा इम्तिहान है। खास रिपोर्ट। जैसे जैसे इलेक्शन की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सियासी पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है। यूपी में बदलते सियासी हालात में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपनी अपनी दावेदारी के साथ उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी हैं। बीजेपी गुज़िश्ता इलेक्शन की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश में तारीखी फतह दोहराने की बात कर रही है। दूसरी तरफ बीएसपी और समाजवादी की दावेदारी भी कमजोर नहीं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस भी अजीम सियासी इत्तेहाद के पस मंजर में बीजेपी के अक़लियती मुखालिफ माहौल का सियासी फायदा उठाना चाहती है। सबका साथ सबका विकास जिसको मोदी जी इतने दिनों तक हाईजैक करके चारों तरफ फैलाते रहे, अगर सबका साथ सबका विकास का अगर आपको उदाहरण देखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बंगाल में दिखेगा। गंगा जमुनी तहसीब जैसे लखनऊ में है, उसी का आपको परछाई बिल्कुल आपको बंगाल में दिखाई देता है और यही चीज़ हमें यहाँ पे एक करके लाती है। मेरी बहुत उम्मीद है यहाँ पे जिस तरीके से हमें मौलाना हसन अली साहब का साथ मिल रहा है, कुछ और भी यहाँ के लोग जो हमारे पास सपोर्ट पे आ रहे हैं, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त पे यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का बहुत ही मजबूत वजूद होगा। इलेक्शन में इशू जो है गरीब, किसान, मजलूम, मजदूर, यही इशू जो होते हैं शुरू से ही चले आ रहे हैं और इसी इशू को सरकार बनने के बाद सरकार के जो लोग होते हैं, जो विभिन्न पार्टियां बनाती रहती है सरकार, वो मुद्दे बदल देती है और पाश्चात्य सभ्यता की तरफ देखती हैं, इंडस्ट्रीज की तरफ फोकस करती हैं। लेकिन हमारे जो इशू हैं किसान, मजदूर, गांव से पलायन रुके, उसके लिए गांव में कृषि आधारित लघु कुटीर उद्योग की स्थापना कराना मुख्य मुद्दा हमारा है। समाजवादी और बीएसपी के इत्तेहाद में पसे पर्दा कहीं न कहीं कांग्रेस भी शामिल नजर आती है। 2 सीटें कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी ने छोड़ दी थी, तो उत्तर प्रदेश में 7 सीटें एसपी बीएसपी इत्तेहाद के लिए कांग्रेस भी छोड़ने को तैयार है। और फिर प्रियंका के आने से भी लोगों में कांग्रेस के लिए नरम गोशे पैदा हुए हैं। इस तरह से जनता त्रस्त है, क्या केंद्र में मोदी जी की उपस्थिति से और क्या प्रदेश में योगी जी की उपस्थिति से। तो प्रियंका जी के आने से कांग्रेस विकल्प के तौर पर देख रही है और ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि जो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट मोदी गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दिया, जो एक हेट्रेड कैंपेन, जो एक सद्भाव को नष्ट कर दिया देश के, उसके बदले में कांग्रेस का जो ये एक कैरेक्टर है सबको साथ लेके चलने का, और उसमें प्रियंका जी का आना, तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, जो उनकी विश्वसनीयता है, जो नेहरू गांधी फैमिली का जो बलिदान और त्याग का इतिहास है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, जो हमारा 60 वर्षों हमने जो भी किया, तो वो पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है और निश्चय ही हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। उन लोगों में से हूँ जिनका नजरिया ये रहा है कि या तो दोस्ती रखिए या दुश्मनी रखिए, या साथ दीजिए या मुखालिफत कीजिए। ये बीच में मामला जो है वो चलता नहीं है। और अगर हमारी लड़ाई जो है वो हमारी अलायंस नहीं हो रही है किसी पार्टी से, तो हमें उस पार्टी का मुकाबला करना चाहिए।
बजाय इसके कि हम ये कुछ कहें कि ये ले लीजिए वो ले लीजिए, उसमें वर्कर्स बड़े एक इंडिसिशन में हो जाते हैं। अभी एक बयान किसी लीडर साहब का आ गया कि कुछ सीट पर कांग्रेस जो है वो फ्रेंडली सीट फाइट देगी। व्हाट इज फ्रेंडली फाइट? मुख्तलिफ नजरियात ने अक़लियती तबके के उन लोगों के लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं जिनकी कोई तयशुदा क़यादत नहीं, जिनके पास पुख्ता सियासी शऊर नहीं। मुस्लिम वोट बैंक फैसला कुन वोट बैंक है, लेकिन साथ ही कंफ्यूजन भी बहुत है। बीजेपी को शिकस्त देने के ख्वाह लोग कांग्रेस को ताकतवर पार्टी मानते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी के साथ भी बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है, और फिर मायावती के अपने दावे और खुशफहमियां हैं। ऐसे हालात में कुछ हो न हो, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की तक़सीम यकीनी जरूर नजर आती है, और ये सभी जानते हैं कि इस मखसूस वोट बैंक की तक़सीम का फायदा किस जमात को होता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। सियासी पार्टियों ने आम इंतखाबात की तैयारियों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड में सियासी जमातों ने ख्वाब बेचना भी शुरू कर दिए हैं, और वोटर्स ने भी सियासी पार्टियों को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। उत्तराखंड की गरीब बस्तियों पर सियासत जमकर होती है, खूब होती है, लेकिन इस बार गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग सिर्फ वादों पर एतबार नहीं करने वाले। वो क्या कुछ करने वाले हैं, ये हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। उत्तराखंड में चुनावी वादों का कैसे करें एतबार, गरीबों के साथ किए वादे नहीं होते वफा, सिर्फ वोट के लिए दिखाए जाते हैं सुनहरे ख्वाब। उत्तराखंड में मौजूद गरीब बस्तियों में 10 लाख से ज्यादा वोटरों की फसल मौजूद है, जिसको चुनावी मौसम में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस काटती रहती है। कभी मालिकाना हक देने के नाम पर तो कभी बस्तियों के बाज़ाब्ता करने के नाम पर लीडरों ने वोट भी खूब बटोरे हैं। लेकिन गुज़िश्ता 18 साल में कई चुनाव आए गए, कई सियासी लीडरों ने वादा किया भी और भूल भी गए, लेकिन इन गरीब बस्तियों के हालात जूं के तूं बने हुए हैं। वो एक शासनादेश करके आप नहीं कर सकते हैं, तो ये नहीं करते हैं ये लोग, और नहीं न करने की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो बाद में एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करने का मौका मिल जाता है। मान लिया कांग्रेस ने घोषणा की थी और सरकार आ गई बीजेपी की, वो कहते हैं हमको वोट नहीं दिया तुमने, इसलिए हम नहीं कर पाए, हमको वोट दिया होता हम तुमको दे देते। वही जो बीजेपी भी कहता है, खुद घोषणा कर दी इस उम्मीद में कि हम जीत जाएंगे, नहीं जीते तो कहते हमको वोट नहीं दिया तुमने, इसलिए भाई हम नहीं कर पाए, अब क्या करें। अब फिर दोबारा उनको बेवकूफ़ बनाने ठगने का मौका मिल जाता है। ये कारण है मुख्य तौर से, ये सीरियसली नहीं करते। हर चुनाव में सियासी पार्टियों के मंशूर में गरीब बस्तियों का जिक्र तो हर बार खास तौर से किया जाता रहा, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को राहत कभी नहीं मिली। कांग्रेस हुकूमत ने जहाँ गरीब बस्तियों के लिए कमेटी बनाई थी, तो मौजूदा बीजेपी हुकूमत ने लोगों को राहत देते हुए 3 साल तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। लेकिन आम चुनाव के दौरान अब इस बस्ती के लोग वोट मांगने आने वाले उम्मीदवारों का अपने अंदाज में मुखालिफत करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तो हम लगभग ऐसे 20 साल हो गए हमें रहते हैं यहाँ, लेकिन मालिकाना हक नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार हो चाहे या बीजेपी की, हर कोई जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, ऐसे ही करते हैं, मतलब कि हम मालिकाना हक दिलाएंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है इसमें। तो यहाँ पे बरसात में इतना पानी भर जाता है, कोई कुछ नहीं करता, घरों में पानी भर जाता है। जो भी आज तक वादे करे सरकार ने, वो अभी तक पूरे नहीं करे, ना कांग्रेस ने ना भाजपा ने। कोई भी सरकार आज तक यहाँ पे कोई वादा पूरा नहीं कर पाई। लोग बागों को पानियों में गुजरना पड़ा, इस तरह चलना पड़ा, लोगों के घर डूब गए, किसी ने भी कुछ नहीं देखा वाला, सब इस तरह ही परेशान नहीं रही। सब कहते हैं वोट हमें दो, हम सही करेंगे, हम वो करेंगे। किसी ने कुछ नहीं कर पाई यहाँ की कोई सरकार भी। मालिकाना हक को कहा कि मालिकाना हक देंगे, न कांग्रेस ने दिलाया न भाजपा ने दिलाया। जिस आबादी के वोट पर इन सियासी पार्टियों की नजर रहती है, इलेक्शन के बाद वही लीडर अपनी नजरें फेर लेते हैं। लिहाजा तकरीबन 11 लाख की आबादी हर चुनाव में
अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। पूरी रियासत में ज्यादातर गरीब बस्तियां नदियों के किनारे और शहरों के बीच बसी हैं। ऐसी बस्तियों की तादाद 584 बताई जाती है। एक बार फिर आम चुनाव सामने हैं। उम्मीदवार फिर इन बस्तियों में हाथ जोड़कर वादों का झुनझुना लोगों को थमाएंगे। लेकिन देखना होगा कि आने वाली 11 अप्रैल को गरीब बस्तियों के लोग जब वोट डालने जाएंगे तो इनके जहन में कितने सवाल होंगे, कितनी उम्मीदें होंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट।